हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस एंड नंबर सीरीज जो हमारे जीआईसी असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे अर्थमेटिक के एंड नंबर सीरीज के भी। तो आज के सेशन में भी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस टॉपिक से बेस्ड, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से है। इस सम ऑफ मनी बिकम्स 4500 after 2 years and 6750 after 4 years compounded annually at a certain rate of interest. Find the principal amount. हमारे पास देखिए क्या दिया है कि कोई सम था जो आफ्टर 2 ईयर कितना हो जाता है 4500। 4500 इज ए अमाउंट, ठीक है। एंड सेम सम अगर आफ्टर 4 ईयर अगर हम कहें तो 6750 हो जाता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड है, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली है, हमें क्लियर दिया है और हमें प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए बात की। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल भी गिवन नहीं है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन नहीं है, तो मैं प्रिंसिपल इनिशियल P मान लेती हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट R एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास अमाउंट कितना है आफ्टर 2 ईयर अगर मैं कहूँ तो 4500 रुपीज। आफ्टर 2 ईयर अमाउंट इज ए 4500 एंड प्रिंसिपल इज ए P एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने R एज्यूम कर लिया, ठीक है, अपॉन में 100 एंड T की पावर इज 2 ईयर। जब आपके पास अमाउंट है 4500 तो T की वैल्यू कितनी है, आपके पास 4500, T की वैल्यू इज 2 ईयर, ठीक है, 4500 के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट, ठीक है। अब यही प्रिंसिपल आफ्टर 4 ईयर कितना हो जाता है 6750। तो प्रिंसिपल इज P, ठीक है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है और बस टाइम की वैल्यू 4 ईयर है। तो ये हमारी इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब देखिए हमारे को क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, इक्वेशन सेकंड को हम फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो बेटा P तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली हमें P फाइंड करना है। पर प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए कहीं ना कहीं हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना होगा, ये भी हमें समझ आता है। सेकेंड थिंग, अगर हम इस क्वेश्चन में देखिए तो हमें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हिंट दिया है। देखिए जो पहला आपके पास अमाउंट है वो आफ्टर 2 ईयर और नेक्स्ट आफ्टर 4 ईयर, इनका डिफरेंस भी 2 बनता है जो इनिशियल टाइम। तो अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो देखिए आपके पास क्या आएगा 4500 अपॉन में और ये P 1 प्लस आर अपॉन में 100। तो इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट हिंट जो हमें मिल रही है ना कि इनिशियल टाइम जो है वो 2 ईयर है और टाइम डिफरेंस भी 2 है। तो अगर मुझे वहां से रिलेशन मिल जाए तो हम यहाँ से फाइंड करके उस रिलेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इंप्लीमेंट करके हम प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं। तो अब आपके पास देखिए P से P कैंसिल आउट होगा और इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी और ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट होती है हमारे पास 2250 से, ठीक है। तो 3 अपॉन में 2, तो आपके पास 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 2 की जो वैल्यू आ गई वो 3/2। तो आप इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। अब हम इस 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 2 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 4500 एंड P इंटू में 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 2 की वैल्यू इज 3/2 और इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यहाँ से P आ जाएगा। 3 से 4500 इज डिवाइड करेंगे 1500 की 2 से मल्टीप्लाई तो P की वैल्यू इज 3000। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 3000, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पब्लिकेशन पब्लिश्ड 5000 बुक्स फॉर ₹5 lakh एट द कॉस्ट प्राइस एंड ही गिव्स 1000 बुक्स फ्री टू सम बुक शॉप्स। देखिए एक पब्लिशर है जिसने टोटल कितनी बुक्स पब्लिश की हैं 5000 और उसकी टोटल कॉस्ट आपको कितनी डिफाइन की गई है 5 लाख रुपीज, ठीक है। अब आपके पास उसने क्या कहा है, ये कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। अब उसमें क्या क्या है, ही गिव्स 1000 बुक्स फ्री टू सम बुक शॉप्स। 1000 बुक शॉप्स पे उसने क्या दी है, फ्री दी है। जो फ्री दी है उसका कोई सेलिंग प्राइस नहीं दिया जाएगा, तो रेस्ट ऑफ दी बुक्स कितनी रह गई 4000। अब इसे कहीं ना कहीं वो सेल आउट करेगा, ठीक है। 1000 तो उसने फ्री में दिया बुक शॉप्स को, ठीक है, अपने पब्लिकेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए उसने क्या कहा है कि he also allow a discount of 20%, वो 20% का डिस्काउंट देता है ऑन MRP and gives 2 books free for the every purchase of 38 books। 38 बुक्स की परचेज पे वो 2 बुक्स फ्री दे रहा है, यानी जहां पे 38 बुक्स वो देगा वहां पे 2 फ्री दे रहा है, ठीक है। और उसकी पॉकेट से वो कितनी बुक्स जा रही हैं तो 40 जा रही है,
पर सेलिंग प्राइस उसे कितने का मिलेगा, तो सेलिंग प्राइस अभी भी फाइनली 38 बुक्स का मिलेगा जब वो 40 बुक्स देगा, ठीक है, पर सेलिंग प्राइस उस टाइम 38 का मिलेगा। अब रह कितनी गई है 4000, 4040 का कितना है, तो कितना 100 टाइम्स, तो यहाँ पर 100 टाइम्स, तो 38 का भी मैं क्या मान लूंगी 100 टाइम्स, क्योंकि सेम कंपैरिजन, यानी फाइनली वो इस 4000 में से अगेन, ठीक है, कितने 3800 बुक सोल्ड आउट करेगा, और 40 आपके पास यहाँ पर जो बुक सोल्ड आउट होगी वो कितनी हो जाएगी 3800, उसका सेलिंग प्राइस मिलेगा, पर कॉस्ट उसकी तरफ से कितने की जाएगी 4000, ठीक है, कॉस्ट कितने की जाएगी 4000 की कॉस्ट जाएगी। ये बात क्लियर होती है यहाँ से। अब हमारे पास यहाँ पे दिया है फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट अमाउंट हमें फाइंड करना है। इफ द एमआरपी ऑफ द ईच बुक इज 200, एमआरपी जो है ना एक बुक की वो कितनी है 200 रुपीज, तो आपके पास एमआरपी गिवन है कितनी 200, ठीक है, इस पे 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा एक बुक्स का, तो 200 का 20% इज 40 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस ईच बुक का आपके पास कितना हो जाएगा 160 रुपीज, क्लियर 160 रुपीज। तो अब हम यहाँ से टोटल सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें कितनी नंबर ऑफ बुक्स का मिलेगा, तो 3800 का, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हम फाइंड कर लेंगे 3800 बुक्स सोल्ड आउट हो रही है, और एक का प्राइस है 160, तो यहाँ से टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 30 एंड 16 से ये आपके पास 8 एंड ये वैल्यू 60, ठीक है, तो आपके पास 6,08,000 आ जाएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट की बात करते हैं, तो प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, तो आप इनका डिफरेंस कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास इन बुक्स का, तो 5 लाख, और सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस इज 6,08,000, तो डिफरेंस जो होगा वही प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट कितना आ रहा है 6,08,000 में से 5 लाख सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1,08,000, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is P invest X rupees under a simple interest at a rate of 10% per annum for Y year, and they receive the amount as a 9x at the end of Y year. If the M invests 2x under the simple interest at a Z% per annum for Y year and receive the amount as a 22x rupees at the end of Y year, what is the value of Z? Z की वैल्यू हमें बतानी। तो देखिए P ने क्या किया है, x रुपीज इन्वेस्ट किए सिंपल इंटरेस्ट पे, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10% पर एनम से, ठीक है, और कितने टाइम के लिए वाई ईयर के। देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए x रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, प्रिंसिपल कितना है x रुपीज, ठीक है, तो अमाउंट कितना मिल रहा है, तो अमाउंट इज 9x। तो इंटरेस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो 8x। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 10%, जिसकी फ्रैक्शन होती है 1/10। 1/10 क्या बताती है, तो 1/10 आपको बताती है कि अगर प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 10, तो फॉर 1 ईयर में, ठीक है, फॉर 1 ईयर के लिए अगर हम बात करें टाइम की वैल्यू इज 1, ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलेगा 1 यूनिट का, और अमाउंट कितना हो जाएगा 11। अब देखिए x का 9x इज 9 टाइम हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं 10 यूनिट है, 10 यूनिट का 9 टाइम, ठीक है, तो 90 यूनिट होगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वही रेशियो बनेगा, और 90 यूनिट तो यानी यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो इंटरेस्ट इज 80 यूनिट। 1 यूनिट इंटरेस्ट मिल रहा है आपके पास 1 ईयर में, तो 80 यूनिट इंटरेस्ट कितने टाइम में मिलेगा, तो 80 यूनिट इंटरेस्ट, क्लियर सी बात है कि टाइम की वैल्यू कितनी होगी, तो टाइम की वैल्यू इज 80। तो टाइम हमारे पास यहाँ क्या था y ईयर, यानी y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई है 80 ईयर, हम फाइंड कर चुके। क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन हमें क्या दिया है, ये तो P ने इन्वेस्ट किया था एक तरीके से x रुपीज, ठीक है। अब बात करते हैं M की। M ने इन्वेस्ट किए 2x रुपीज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में Z% पर एनम से, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, और अमाउंट कितना मिल रहा है, तो अब अमाउंट मिल रहा है 22x, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो इंटरेस्ट इज 20x। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना, टाइम की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी है, तो टाइम गिवन है आपके पास 20, आपके पास 8 ईयर, क्योंकि y ईयर है, y ईयर की वैल्यू कितनी है, तो y ईयर की वैल्यू आपके पास कितनी है 80,
ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में आपके पास टाइम इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट R% किसके इक्वलेंट होता है? सिंपल इंटरेस्ट में अपॉन में प्रिंसिपल के रेशियो के इक्वलेंट होता है। तो टाइम की वैल्यू इज 80 ईयर, रेट परसेंट तो R अपॉन में 100 हो जाएगा। अगर मैं इसे परसेंट का साइन रिमूव करती हूँ, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? तो 20x एंड प्रिंसिपल इज 2x। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे 10, ठीक है। 10 से 80 इज 8 और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपके पास R की वैल्यू इज 100 अपॉन में 8, 100 अपॉन में 8 इज 12.5, 12.5% जो हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारस एंड पुनीत स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 18,000 and 24,000 respectively. Paras also worked as a active manager for the he entitled to receive a commission which is equal to the 30% profit if the difference between the amount received by Paras and Puneet at the end of the year is 2,000. देखिए पारस और पुनीत ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है, जिसमें पारस का इन्वेस्टमेंट कितना है? 18,000 और आपके पास पुनीत का इन्वेस्टमेंट कितना है? तो पुनीत का इन्वेस्टमेंट इज 24,000, ठीक है। तो इनके इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में हमेशा प्रॉफिट शेयर किसके इक्विवेलेंट होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। टाइम दोनों के लिए कांस्टेंट है, यहाँ पे सेम बताया गया है। तो आपका जो प्रॉफिट शेयर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्वेस्टमेंट की। तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट शेयर का रेशियो? 3:4। पर यहाँ पे एक चीज क्लियर बताई गई है, जो पारस है वो एक्टिव पार्टनर है, ठीक है, और उससे इसके लिए टोटल प्रॉफिट का 30%। तो जब परसेंटेज में डिफाइन किया जाता है तो इस केस में हम टोटल प्रॉफिट कितना मान लेते हैं? 100 यूनिट। 100 यूनिट टोटल प्रॉफिट ले लिया, जिसमें से 30% इसका 30% इज 30 यूनिट किसको मिलेगा? पारस को वर्क करने के लिए। तो पारस को जो वर्क के रिस्पेक्ट में अमाउंट मिलेगा वो कितना होगा? 30 यूनिट। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया है? तो रिमेनिंग प्रॉफिट इज 70 यूनिट। ये प्रॉफिट उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। इनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना? 7 यूनिट और एक्चुअल इज 70 यूनिट। 7 यूनिट इज 70, तो आपके पास क्लियर होता है यहाँ से इनके शेयर के रिस्पेक्ट में इन्हें कितना मिलेगा? तो 3 यूनिट के रिस्पेक्ट में 30 यूनिट, ठीक है, और 4 यूनिट के रिस्पेक्ट में 40, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट, टोटल एक तरीके से एज ए प्रॉफिट के फॉर्म में आपके पास पारस को कितना अमाउंट रिसीव हुआ है? 60 यूनिट और पुनीत को कितना हुआ है? 40। इनके प्रॉफिट में जो डिफरेंस है हमें वो कितने का दिया है? अगर यहां से हम डिफरेंस देखते हैं तो 20 यूनिट, और एक्चुअल में एट द एंड ऑफ द ईयर जो अमाउंट रिसीव हुआ है पारस एंड पुनीत को, ठीक है, उसमें जो डिफरेंस है वो कितना है? तो उसमें डिफरेंस है 2,000 रुपीज। 20 यूनिट इज 2,000, तो 1 यूनिट इज, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? तो 1 यूनिट इज 100, ठीक है। अब हमारे से क्या पूछा गया है? देन फाइंड द प्रॉफिट, ठीक है, बिफोर कमीशन वाज गिवन टू पारस अर्न बाय देम, यानी टोटल प्रॉफिट बताना है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100 यूनिट की वैल्यू इज 100 इंटू में 100 इज 10,000, 10,000 रुपीज, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A can complete the 60% of the work is 18 days and B take 15 days more than the A to complete it. If the B and C together can complete the work in 20 days, then find the time taken by C alone to complete the same work. देखिए हमें क्या दिया है कि A अकेले किसी वर्क के 60% को 18 डेज में करता है, ठीक है। A क्या है? 60%, 60% की फ्रिक्शन इज 3/5, यानी टोटल वर्क अगर 5 यूनिट है, 5 में से 3 यूनिट वर्क 18 डेज में करता है, तो 5 का 5 यूनिट वर्क कितनी टाइम में? 30 डेज। आपके पास 3 यूनिट वर्क जो है वो 18 डेज में, तो 1 यूनिट 6 डेज में, तो 5 यूनिट इज 30 डेज में, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से ए का जो एक्चुअल टाइम आ गया वो कितना आ गया आपके पास? तो 30 डेज है। एंड बी इसी सेम वर्क को कितने टाइम में कर रहा है? तो कितने टाइम में कर रहा है? बी 15 डेज मोर टू ए 30 डेज, तो 30 से 15 डेज मोर इज 40, एंड बी एंड सी, ठीक है, बी और सी कंप्लीट वर्क को कितने टाइम में लेता है? 20। देन फर्स्ट वी टेक एलसीएम, एलसीएम इज 180 यूनिट, 180 यूनिट इज टोटल वर्क। Efficiency of A is 180 divided by 30 is 6 unit.
efficiency of B is 180 divided by 45 is 4 unit and efficiency combined efficiency of B and C is तो 9। अब देखिए B की efficiency is 4 unit and combined efficiency of B and C is 9 unit, तो efficiency of C is 5 unit। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, C अकेले इस वर्क को कितने टाइम में करेगा, C अकेले इस वर्क को कितने टाइम में करेगा, वर्क कितना है 180 यूनिट, C की जो इफिशियंसी है वो कितनी है 5 यूनिट। ठीक है, तो कितने टाइम में करेगा, टोटल वर्क 180 एंड इफिशियंसी इज 5 यूनिट, तो 180 डिवाइडेड बाय 5 इज 36। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से है और यहाँ पर हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करना है। इससे प्रीवियस सेशन में जो मैंने सीरीज आपको डिस्कस की थी वहां पर हमने नंबर सीरीज में मिसिंग टर्म फाइंड करना सीखा था। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो जब भी कोई सीरीज गिवन होती है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग। तो सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में। देन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस देखते हैं, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, और अगर यही डिफरेंस हाई होता, ठीक है, और लास्ट में ट्वाइस का रिलेशन विजिबल होता तो मल्टीप्लिकेशन। अब डिफरेंस हाई नहीं है तो हम डिफरेंस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिफरेंस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म का हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा +19। ठीक है, नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस करेंगे +25 +34 +40 एंड +47। फर्स्ट डिफरेंस से कुछ भी क्लियर नहीं तो हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंस कर लेंगे। तो अगेन डिफरेंस इज 7 6 9 एंड 6। देखिए डिफरेंस अगर हम देखते हैं ना, नेक्स्ट डिफरेंस, तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस है 7 6 9 6। फर्स्ट प्रेफरेंस होती है हमारे को हम इस डिफरेंस को इक्वल बनाएं। तो देखो अगर ये 9 है, 9 में से मैं 1 इधर फॉरवर्ड कर दूं, 1 इधर मूव कर दूं, ठीक है, तो आपके पास जो ये वैल्यू बन जाएगी 7 7, और दोनों तरफ अगर 1 1 ट्रांसफर करेंगे तो उसमें से 2 डिडक्ट होगा और ये भी कितना रह जाएगा 7। तो लास्ट डिफरेंस हमारा तीनों का क्या मेंटेन हो जाएगा, 7 मेंटेन हो जाएगा। और हमारा ऑर्डर भी वही होता है कि लास्ट डिफरेंस हमें क्या मेंटेन करना होता है, इक्वल मेंटेन करना होता है 7। क्लियर। तो यहां से हमारे पास अब ये चेंजेस किस में हुए हैं, सबसे इनिशियल स्टार्टिंग से किस टर्म में, तो देखो बेटा ये 7 6 की जगह 7 हुआ है, तो 19 + 7 होगा तो अब ये 26 हो जाएगा, ये 26 होगा तो आपके पास 143 + 26 इज 169। तो 169 8 के प्लेस पे 169 इज करेक्ट टर्म। तो यानी रॉन्ग टर्म कौन है, तो रॉन्ग टर्म इज 168, यानी 168 क्या थी हमारी रॉन्ग टर्म थी, उसके प्लेस पे करेक्ट टर्म भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो आपकी रॉन्ग टर्म क्या है 160। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज हमारी क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जब सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड। फर्स्ट टर्म इज 32, लास्ट टर्म इज 16.5, तो डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ डिफरेंस करेंगे, 32 में से 24 रह गया तो -8, देन -4 -2 एंड -3। अब यहाँ पर प्लस आ रहा है, पहले तो ये रॉन्ग है क्योंकि सब में डिफरेंस हो रहा है और एक सिंगल लास्ट टर्म में। तो देखिए हम यहाँ पे अगर देखें -8 के बाद -4 उसका हाफ हो रहा है, देन -2 अगेन हाफ, तो अब क्या होना चाहिए -1 होना चाहिए, और 18 में से -1 कर दी तो यहाँ 17 आना चाहिए। जैसे ही 17 आएगा तो 17 से 16.5 -0.5, ठीक है, -0.5 तो कितना आ जाएगा 16.5। तो हमारी यहाँ पे रॉन्ग टर्म क्या होगी, तो हमारी रॉन्ग टर्म इज 15 के प्लेस पे 17 आना चाहिए, तो रॉन्ग टर्म इज 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारी सीरीज क्या है, अगर हम देखें तो सिर्फ एक सिंगल टर्म को छोड़ दें तो रेस्ट ऑफ द टर्म हमारी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, और जो सिंगल टर्म हमने यहाँ पे देखी है वो जो डिक्रीज हो रही है वो या तो जस्ट हाफ हो या अप्रॉक्सीमेट हाफ। तो ये हमारी किस टाइप की सीरीज होती है, तो ये हमारी, क्योंकि देखो हमारे पास दो ही ऑर्डर होती है, या तो सीरीज कंप्लीट असेंडिंग ऑर्डर में या कंप्लीट डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। रेस्ट ऑफ द सीरीज फर्स्ट टर्म के अलावा हमारी असेंडिंग ऑर्डर में और एक सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है, तो ये हमारी हाफ पैटर्न सीरीज होती है। और जो सिंगल टर्म डिक्रीज हो रहे होते हैं या तो वो जस्ट हाफ हो या अप्रॉक्सीमेट, तो यहाँ पे देखिए 26 का हाफ इज 13 जो 14 के नियरेस्ट है।
तो हमें यहाँ से क्लियर होता है कि आपके पास क्या है, हाफ पैटर्न। तो 26 से 14 कैसे आएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई, 26 की 1/2 से मल्टीप्लाई तो 13 प्लस 1, तो नेक्स्ट ऑर्डर हमें मिल जाएगा। 14 से 18 कैसे आएगा, 1 से मल्टीप्लाई एंड प्लस, एंड देन 18 से 36 कैसे आएगा, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर अब पहले 1/2 से, देन 1 से, तो अब किससे, 3/2 से, और 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 प्लस 9, जो वैल्यू ऐड हो रही है 149, तो 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई एंड प्लस 16, 36 के 2 से मल्टीप्लाई 72, 72 प्लस 16, तो आपके पास कितना आता है 88, और ये वैल्यू कितनी है 92, तो यानी ये रॉन्ग है। ठीक है, 88 आना चाहिए, यानी 92 के प्लेस पे 88, तो रॉन्ग टर्म इज 92। क्लियर है, चलिए थैंक यू सो मच।